नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता के अंत को आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समरी, क्वेश्चंस, आंसर और एग्जाम के लिए जरूर टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो आज का चैप्टर हमारा है दो ध्रुवीयता का अंत। देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। जो सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली का जन्म 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ। रूस में क्रांति हुई 1917 में, तो उस रूसी क्रांति के बाद ही सोवियत प्रणाली का जन्म हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो समाजवाद के आदर्शों पर आधारित हो। यानी सोवियत प्रणाली में इस प्रकार की ये प्रणाली आधारित थी जिसमें समाजवाद के आदर्श जुड़े हुए थे, समता मूलक हो। यह प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में खड़ी की गई थी, और जो पूंजीवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में थी उसके विरोध में इस प्रणाली को बनाया गया था। कि जो लोग पूंजीवाद के फेवर में नहीं थे उन लोगों ने अपनी एक प्रणाली बना ली जिसे समाजवादी या सोवियत प्रणाली भी कहा गया, जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त कर समानता के सिद्धांत पर समाज रचने की कोशिश की गई। यानी जो पूंजीवाद था वो पूरी तरह से निजी संपत्ति पर विश्वास रखता था, लेकिन इस सोवियत प्रणाली में समाजवाद पर अधिक बल दिया गया। तो जो पूंजीवाद के बिल्कुल उल्टा ये प्रणाली थी उसके अगेंस्ट में थी, ये निजी संपत्ति के विरोध में हुआ करती थी और सामाजिक चीजों पर ज्यादा प्रभाव डालती थी। अब हम देखते हैं सोवियत जो प्रणाली थी इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातों को इन्होंने शामिल किया था। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। पहली, राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं में देखते हैं एक दलीय शासन, यानी इसमें सिर्फ एक ही दल का शासन था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी का शासन होता था। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। राज्य का नियंत्रण। राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। सभी संस्थाओं पर कम्युनिस्ट पार्टी का गहरा अंकुश था। वहां पर केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और सभी संस्थाओं पर, राज्य पर उसी का नियंत्रण हुआ करता था, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हम ये कह सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था और वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। राज्य हो या कोई सी भी संस्थाएं हो, सब पर इसी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था। अगली विशेषता देखते हैं हम आर्थिक विशेषताओं में। आर्थिक विशेषताओं में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरह से योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी तो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी और योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। अगली विशेषता उन्नत संचार और ऊर्जा। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात और एक बहुत ही उन्नत संचार प्रणाली थी। घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी यहाँ पर जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, जहां सुई से लेकर कार तक, जो सोवियत संघ था वहां छोटी से सुई से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन अपने देश में होता था। हालांकि इनकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। इनकी जो गुणवत्ता थी जो पश्चिम के देश थे उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी सोवियत संघ अपने देश में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बना लेता था। सुई से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन अपने देश में ही करता था। आगे स्वामित्व। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का ही मालिकाना हक और नियंत्रण था। स्वामित्व, भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का ही मालिकाना हक और नियंत्रण था। यानी पूरी तरह से सभी चीजों पर जो नियंत्रण था वो समाजवाद में राज्य के नियंत्रण में रहता है, तो राज्य के नियंत्रण में ही था। आगे हम अगली विशेषता देखते हैं सामाजिक और जन कल्याणकारी विशेषताएं। सामाजिक और जन कल्याणकारी विशेषताएं। न्यूनतम जीवन स्तर। सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। यानी सरकार ने अपने देश के सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी कि सभी लोगों को ये सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर देना आवश्यक है। रियायती दरों पर सुविधाएं,
स्वास्थ्य सुविधा, जिसमें शिक्षा थी, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीजें सरकार द्वारा बहुत ही सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाती थी। यानी सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी सुविधाएं देती थी, वो भी बहुत कम कीमत पर। बेरोजगारी का अभाव था। सोवियत प्रणाली में बेरोजगारी ना के बराबर थी, यानी नहीं थी। उस समय बेरोजगारी का अभाव था। चौथी विशेषता है सैन्य और वैश्विक स्थिति। दूसरी दुनिया का नेता दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के प्रभाव में आए। उन्हें दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे के देश कहा गया। उन्हें दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे के देश कहा गया। यानी सोवियत संघ और सोवियत संघ से जुड़े हुए देशों को दूसरी दुनिया के देश या समाजवादी खेमे के देश भी कहा गया। महाशक्ति के रूप में उभार। अमेरिका को छोड़ दें, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अब आगे देखते हैं, जो सोवियत संघ के बिखरने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि यह कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं का परिणाम था। अब हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि आखिर सोवियत संघ टूटा क्यों, उसके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला, आर्थिक गतिरोध और संसाधनों का दुरुपयोग। जब हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। अब आर्थिक गतिरोध और संसाधनों का दुरुपयोग, यानी उस समय जो आर्थिक संसाधन थे उनका गतिरोध हुआ और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण में हथियारों की होड़। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया। यानी सोवियत संघ ने क्या किया, हथियारों की होड़ में अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपने सारे संसाधन सिर्फ हथियारों को बनाने में लगा दिए। यानी वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना चाहता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता गया। दूसरा पॉइंट, पिछलग्गू देशों पर खर्च। सोवियत संघ ने अपने प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप के देशों पर विकास पर भारी पैसा खर्च किया ताकि वे उसके नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। यानी सोवियत संघ से जो पूर्वी देश जुड़े हुए थे उन पर इतना ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया ताकि वो उससे जुड़े हुए रहे। इसका भी उस पर आर्थिक प्रभाव बढ़ा। अगला पॉइंट, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। भारी उद्योग पर ध्यान देने के कारण आम जनता के लिए जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई। जो जरूरी चीजें थी उनकी भारी कमी हो गई, जो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी उन चीजों की, जो खाद्यान्न थे या उपभोक्ता की वस्तुएं थी, इन सब की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। यानी सोवियत संघ ने सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 सालों तक रही और लगातार इतने सालों के रहने के बाद यह पार्टी ना जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हर बार इलेक्शन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती थी और वही कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी। और पिछले 70 सालों से सोवियत संघ में एक ही पार्टी हुआ करती थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। भारी भ्रष्टाचार। शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था। गलतियों को सुधारने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। पार्टी के अधिकारियों को आम जनता से कहीं ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। अब देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी में जो अधिकारी थे, इन लोगों को आम जनता से बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, जिससे लोग खुद को शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहे थे और जो आम लोग थे वो अपने आप को कटा हुआ समझते थे। राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। रूस और बाल्टिक गणराज्यों एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के साथ साथ यूक्रेन और
जॉर्जिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा तेज हो गई। लिथुआनिया के साथ साथ यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देशों में, यानी जो रूस हो गया, बाल्टिक गणराज्यों के साथ यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब में राष्ट्रवाद की भावना जागी। सभी लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी और एक ऐसा देश चाहिए जिसमें वो खुशी खुशी से रह सके। सब में संप्रभुता की इच्छा जागी और यह विघटन का सबसे तात्कालिक और प्रबल कारण बना। जब उसके साथ जो 15 गणराज्य थे, उन लोगों में ही आवाज उठने लगी, उन राज्यों में ही आवाज उठने लगी कि हमें अलग होना है, कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जीना है। तो ये सबसे प्रबल कारण और मुख्य कारण था सोवियत संघ के विघटन का। आगे अब मिखाइल गोर्बाचेव और विघटन। अब वहां के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव, 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये 1990 की दशक 80 के दशक की बात है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने व्यवस्था को सुधारने के लिए दो मुख्य नीतियां अपनाई। पहली पेरेस्ट्राइका यानी पुनर्गठन आर्थिक सुधारों के लिए, और दूसरी ग्लासनोस्त खुलापन राजनीतिक उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण के लिए। पहली नीति में उन्होंने पुनर्गठन को अपनाया। पुनर्गठन में उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक प्रकार से बाढ़ ला दी, यानी इन लोगों ने लोगों की इच्छाओं पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन सब लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि ये पूरा ही नहीं कर पाए। ग्लासनोसन खुलापन राजनीतिक उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण के लिए ये खुलेपन की भी नीति मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई। अब देखो, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने बहुत सारे अच्छे सुधार करने चाहे और ये लगभग अपने जितने सुधार थे उनमें कामयाब भी थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इनके जो प्रभाव थे उनका प्रभाव उल्टा ही पड़ गया। देखते हैं, अपेक्षाओं का ज्वार। जब गोर्बाचेव ने सुधार लागू किए तो लोगों की आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि उन पर काबू पाना असंभव हो गया। यानी जब इन्होंने लोगों के लिए सुधार लागू किए तो लोगों की इच्छाएं इतनी जागृत हुई कि सभी इच्छाओं को पूरा करना इनके लिए असंभव हो गया। जनता का एक तबका चाहता था कि सुधार और भी तेज गति से हो, और जनता चाहती थी सुधार तो हो लेकिन और तेज गति से हो। पार्टी के भीतर विरोध। कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं का मानना था कि गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और उनकी नीतियों से पार्टी की सत्ता हाथ से निकल रही है। पकड़ कमजोर होना। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत हस्तक्षेप बंद कर दिया, जिससे वहां की साम्यवादी सरकारें एक एक करके गिर गई और सोवियत संघ का नियंत्रण खत्म हो गया। यानी गोर्बाचेव ने क्या किया, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के हस्तक्षेप बंद कर दिया, जिससे वहां की साम्यवादी सरकारें गिर गई और सोवियत संघ का नियंत्रण ही खत्म हो गया। अब देखो, जो ये सोवियत संघ था, इसका जब विघटन हुआ तो विघटन के क्या परिणाम हुए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। सोवियत संघ के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से अत्यंत गंभीर और दूरगामी थे। इन्हें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही लंबे समय से चला रहा जो शीत युद्ध था, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था, जब दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति खत्म हुई तो जो शीत युद्ध का वो अंत हो गया। शीत युद्ध का संघर्ष था वो खत्म हो गया। समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली के बीच का वैचारिक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली के बीच का जो वैचारिक मुद्दा था, विवाद अब कोई मुद्दा ही नहीं। हथियारों की जो तेज होड़ और परमाणु हथियारों का जो संचय शुरू हुआ था वह अब समाप्त हो गया और विश्व में एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया। शक्ति संबंधों में क्यों बदलाव आया? दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति खत्म हो गई तो विश्व में एक ही महाशक्ति बची और वो थी अमेरिका। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी, या तो विश्व बहुध्रुवीय बनता या फिर बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहता। यानी विश्व महाशक्ति में जो बहुध्रुवीय विश्व की संभावना थी वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर एक ही अकेली, वास्तविकता में अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन बैठा। विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो गई
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली बन गई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। इन संस्थाओं ने उन देशों को पूंजीवाद की ओर बढ़ने के लिए कर्ज दिया। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन लोगों ने क्या किया, जो नए स्वतंत्र देश थे ना, अभी इन देशों को आर्थिक सहायता दी और आर्थिक सहायता देकर इनको अपने पूंजीवाद की ओर बढ़ावा दिया। उदारवादी लोकतंत्र को राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में मान्यता मिली। आगे नए देशों का उदय। सोवियत संघ के टूटने से कई नए देशों का जन्म हुआ। इन सभी देशों की अपनी स्वतंत्र पहचान, पसंद और राजनीतिक आकांक्षाएं थी। बाल्टिक देश, पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देशों ने अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहा और रूस के साथ साथ चीन, अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए। अब हम आगे देखते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया। अब देखिए शॉक थेरेपी में क्या हुआ। शॉक थेरेपी में अमेरिका के द्वारा ही, जो सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण अमेरिका था, तो अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसकी वजह से जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों में टूट गया। उसके बाद जो अमेरिकन से जो नव स्वतंत्र देश थे, इन लोगों ने शॉक थेरेपी के माध्यम से उनका आर्थिक रूप से मदद की, और आर्थिक रूप से मदद करने का मतलब है उनकी थेरेपी की। शॉक की वजह से उनका विघटन हुआ और उनकी थेरेपी भी इन्होंने की, तो इसलिए इसको कहा जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम, जो शॉक थेरेपी के परिणाम है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप जब तक इस क्लास का रिवीजन करते रहिए, हम जल्दी ही इस क्लास का पार्ट 2 भी लेके आएंगे। धन्यवाद।